प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। इससे पहले आपको बताएं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ करने वाले हैं। सीएम योगी इस योजना का शुभारंभ दोपहर 12 बजे करेंगे। योजना में कोरोना से अनाथ हुए बच्चे शामिल हुए हैं। कोरोना काल में संक्रमण से काफी लोगों की जान चली गई थी। अनेक ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता दोनों या फिर एक की मृत्यु हो गई थी। परिवार का पालन पोषण करने वाला चला गया था। उत्तर प्रदेश मंत्री बाल सेवा योजना कोरोना में ऐसे ही अनाथ हुए बच्चों के लिए है। योजना में 18 साल तक के बच्चों के पालन पोषण और पढ़ाई की व्यवस्था है। योजना में शामिल होने के लिए परिवार की अधिकतम आय, आप माफ कीजिएगा, आय जो है वो 3 लाख वार्षिक होनी चाहिए। योजना में प्रति बच्चा प्रति माह 4,000 दिया जाएगा। 11 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों की 12वीं तक की शिक्षा फ्री होने वाली है। इसके अलावा शादी योग्य बालिकाओं को शादी के लिए 1,01,000 रुपए दिए जाएंगे। के लिए 1,01,000 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार शाम को यूपी कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 29 प्रस्तावों को हरी झंडी मिल गई है। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री और प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि संस्कृत स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति करने और पंचायतों में पंचायत सहायक नियुक्त करने का फैसला लिया गया है। बताया भी जा रहा है कि पहले जनसंख्या नियंत्रण से जुड़ा प्रस्ताव भी कैबिनेट में आना था, लेकिन अब इस पर बाद में मंथन किया जाएगा। सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक अब दिव्यांगों की नियुक्ति आरक्षण के हिसाब से डायरेक्ट की जाएगी। इसका प्रस्ताव पास किया गया है। केंद्र सरकार ने 2011 में दिव्यांगों के आरक्षण के लिए 3% का प्रावधान किया था और 2016 में इसको यूपी में लागू किया गया था। सिद्धार्थनाथ सिंह ने यह भी बताया कि बैठक में 29 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनिल के अंकुर, ब्यूरो चीफ, हमारे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल जी, जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में आखिरी मौका इसको कह सकते हैं कि योगी सरकार के पास था कि तमाम प्रस्तावों के जरिए कहीं ना कहीं पूर्वांचल, पश्चिमांचल और तमाम यूपी के हर वर्ग को साधा जा सके। कितनी सफलता? नहीं, देखिए, बिल्कुल पूजा, आप ठीक कह रहे हो कि जो इनका कैबिनेट है, हालांकि इसे हम अभी आखिरी नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये है कि अभी ये पूरी तौर से इलेक्शन से और चुनाव से प्रेरित है। जैसा कि इन्होंने एक प्रस्ताव इन्होंने पारित किया है अंत्योदय योजना वाला, तो उसके अंतर्गत जो प्रस्ताव आया है कि 40 लाख परिवारों को मुफ्त इलाज दिया जाएगा। तो अगर इतने बड़े स्तर पर अलग योजनाएं लाई जा रही है कि 40 लाख लोगों को मुफ्त इलाज दिया जाएगा, इसी प्रकार योजना इन्होंने शुरू की जो ये आरक्षण वाली, तो इसमें निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि किस तरीके से अब जो एसिड अटैक की पीड़ित महिलाएं हैं, एसिड अटैक की, उन महिलाओं को भी दिव्यांग का आरक्षण दिया जाएगा। तो जो ऐसा सीधे जनता को प्रलोभित कर सके, इस प्रकार की योजना है। अब अगर हम बात करें केवल अंत्योदय वाली, तो अंत्योदय वाले योजना में जो 40 लाख लोगों को 40 लाख परिवारों को अगर जो मुफ्त इलाज देने की बात है, तो इससे कम से कम 2 करोड़ लोग पब्लिक सीधे इम्पैक्ट में आती है। एक परिवार में कम से कम 4 आदमी होते हैं, और अगर 40 लाख है तो उसको इंटू 4 और 5 कर लीजिए, निश्चित ये संख्या आती है कि लगभग 2 करोड़ 2 करोड़ के आसपास आते हैं। तो इस तरीके से ये जो पूरे कल की कैबिनेट रही है, ये पूरी तरह से चुनावी एजेंडे के प्रपूरित है। और ऐसा ही कह सकते हैं कि जो अन्य योजनाएं भी 29 प्रस्ताव है, एक प्रस्ताव पे बात करना मुश्किल होगा, लेकिन हाँ, अधिकांश प्रस्ताव ऐसे ही हैं जिससे चुनाव और उसमें लाभ मिल सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो अधिकांश प्रस्ताव ऐसे हैं जिससे चुनावी माहौल को फायदा हो सकता है। योगी कैबिनेट की बैठक में 29 प्रस्तावों पर मुहर लग गई है, जिसमें से तमाम बातें निकल करके सामने आई, लेकिन सबसे अहम 40 लाख अंत्योदय कार्ड धारकों को जो मेडिकल सुविधा मिलने वाली है और तमाम तरह की जो सुविधा मिलने वाली है, वो बेहद अहम पार्ट है। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेशवासियों को फ्री वाईफाई देने का फैसला किया है। सरकार की ओर से फ्री वाईफाई की ये सुविधा 17 शहरों में 217 जगहों पर दी जाएगी। इसके लिए जगहों की पहचान करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। यूपी सरकार 17 शहरों के 217 जगहों में फ्री वाईफाई की सुविधा देगी। इसके लिए नगर निकायों को ऐसी 217 जगहों की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार पहले से कई जगहों पर फ्री वाईफाई की सुविधा दे रही है, लेकिन इसमें जो खामियां हैं उसे भी तत्काल ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जुलाई को उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में नए मेडिकल कॉलेजों की सौगात देने वाले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम सिद्धार्थनगर में तय होने के बाद यूपी सरकार तैयारियों में जुट गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पण कार्यक्रम के लिए आवश्यक प्रबंधन समय से पूरे करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये राज्य के लिए ऐतिहासिक अवसर होगा कि जब एक साथ 9 जिलों में मेडिकल कॉलेजों के संचालन की शुरुआत होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ का लक्ष्य हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज का है। इन 9 नए मेडिकल कॉलेजेस के शुरू होने से प्रदेश में अब कुल 48 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। इसके साथ ही 13 और मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य तेजी से चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी सिद्धार्थनगर मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण फिजिकली और अन्य 8 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण वर्चुअली करेंगे। तहत देश के ऐसे 11 राज्य जहां पर पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है, वहां से आने वाले यात्रियों को कोरोना की आरटीपीसीआर जांच की नेगेटिव रिपोर्ट या फिर टीके की दोनों डोज लगने वाले प्रमाण पत्र को दिखाना होगा। इन दोनों में अगर एक डॉक्यूमेंट है तो वहां आप यूपी में एंट्री दे सकते हैं। पिछले 4 दिनों में कराई गई कोरोना रिपोर्ट जो जांच वो मान्य होने वाली है। अन्य मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि 24 जुलाई से प्रदेश में ये नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। 24 जुलाई यानी कि अब से 2-3 दिन के बाद ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप और बाहर से आने जाने वाले तमाम लोगों को सख्ती से, कड़ाई से इसका पालन भी करवाया जाएगा। तो बेहद खास कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर सूबे की सरकार का ये फैसला। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनूप हमारे साथ लाइव हो चुके हैं। अनूप, क्या कुछ सख्ती से, कड़ाई से इसका पालन भी करवाया जाएगा। तो बेहद खास कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर सूबे की सरकार का ये फैसला। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनूप हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से आपके पास? प्रदेश सरकार सख्त है, साफ तौर पर कहना है कि अगर आपके पास दोनों डॉक्यूमेंट में से एक डॉक्यूमेंट भी नहीं है तो आपको नो एंट्री। देखिए पूजा, कोरोना के तीसरी लहर से स्वास्थ्य विभाग से साथ साथ पूरा उत्तर प्रदेश या देश कहीं न कहीं आशंका में है और लगातार सरकार प्रयास कर रही है कि उससे निपटने के लिए वो हर एहतियात को बरते कि तीसरी जो लहर है उसका प्रकोप ज्यादा फैलने ना पाए। इसी के मद्देनजर जिस तरीके से बॉर्डर पर सख्ती बरती जा रही है, हालांकि ये बॉर्डर पे सख्ती धरातल पर कितनी उतरेगी पूजा, ये आने वाला वक्त तय करेगा। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, दूसरी लहर के पहले भी सरकार ने चेताया था और सख्ती से निपटने के लिए आदेश दिए थे कि बॉर्डर पर चेकिंग की जाए, जो बस अड्डे हैं या फिर एयरपोर्ट है वहां पर चेकिंग की जाए। लेकिन धरातल पर ऐसा जिस तरीके से सख्ती होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई थी। इसकी वजह थी कि दूसरी लहर की मार सबने झेली। वो दिन भी याद है जब शमशान घाट पे वहां पर लाइनें लगती थी, जो वो भी दिन था कि अपनों ने दूरी बनाई थी और उससे उठाने वाले कोई नहीं थे। तो कहीं न कहीं खुद को भी सोचना पड़ेगा। सरकार अपना प्रयास कर रही है, लोगों को भी समझना पड़ेगा कि अगर किसी दूसरे राज्य में जाते हैं। और बस अड्डों पर लापरवाही का जिक्र अनूप आप कर रहे हैं, तो कई जगहों पर जब जनता टीवी ने सर्वे करवाया तो उस दौरान हमने ये भी देखा था कि कई जगहों पर सरकार की तरफ से सुविधाएं नहीं होती। जहां सरकार सुविधा दे रही है लोग उसको अवेल नहीं करना चाहते। तो लापरवाही दोनों तरफ से है और दोनों को ही अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, तभी हम ये तीसरी लहर को डिफीट कर सकते हैं। बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से पिछली दूसरी लहर में देखा गया था, खासकर इस लहर में सरकार ने हालांकि एहतियात के तौर पर तमाम फोर्स या जिला प्रशासन को जिम्मेदारी दी है। बॉर्डर पर अतिरिक्त फोर्स भी लगाई गई है, लेकिन वो चेकिंग के साथ साथ वहां पर किस तरीके से लोग आते हैं, अक्सर मैंने देखने को मिलता है जो बाहर से लोग आते हैं वो जो प्रशासन के लोग होते हैं या पुलिस के लोग होते हैं उनसे लड़ाई करने के लिए उतारू हो जाते हैं। तो ऐसे में खुद को जागरूक करने की जरूरत है, अपने आप को सुरक्षित करने की जरूरत है और खासकर वैक्सीन सबसे पहले लगवाएं और अपने आप को सुरक्षित करें। कोरोना क्योंकि तीसरी लहर में कहीं न कहीं बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप अनूप कि लोगों की सबसे पहले जिम्मेदारी होनी चाहिए कि खुद को वैक्सीनेट करवाएं और खुद को भी सुरक्षित करें और अपनों को भी सुरक्षित करें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अनूप, अहम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पूर्व राज्यपाल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। बताया जा रहा है कि उन्हें इंटूबेट यानी कि ट्रैकिया में ट्यूब डालकर सीधे फेफड़ों को ऑक्सीजन दी जा रही है, जबकि अभी तक वो हाई फ्लो ऑक्सीजन पर ही
जो है उनका मेंटेन है, हाई फ्लो ऑक्सीजन। विशेषज्ञ डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं। बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल्याण सिंह से मुलाकात करी थी, लेकिन इस दौरान खास क्या था? खास ये था कि कल्याण सिंह ने इशारों में बात करी है। पिछले कुछ दिनों से जब मुलाकात हो रही थी तो वो अपना हाथ उठा करके अभिवादन स्वीकार कर रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने इशारों में बात करी है। करीबन 15 मिनट तक रक्षा मंत्री पीजीआई में रुके और फिर वहीं से एयरपोर्ट के लिए रवाना भी हो गए थे। वहीं भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत बागपत के दोघट पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी किसानों पर अब पीएमओ लगातार नजर बनाए हुए हैं। मोर्चे के करीबन 40 लोग पीएमओ के निशाने पर हैं। नरेश टिकैत ने कृषि कानूनों के मुद्दे पर सरकार से बातचीत को लेकर के कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से पारिवारिक रिश्ते हैं हमारे, और सरकार राजनाथ सिंह को किसानों से वार्ता में क्यों नहीं इन्वॉल्व करती? उन्हें शामिल करना चाहिए राजनाथ सिंह को। तो वहीं आगरा जिले में इनामी बदमाश बदन सिंह बद्दो पुलिस के साथ मुठभेड़ में ढेर हो गया। बदन सिंह के साथ उसका एक साथी भी एनकाउंटर में मारा गया है। बदन सिंह ने हाल ही में एक स्थानीय डॉक्टर से 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। बदमाश बदन सिंह पर 1 लाख रुपए का इनाम था। बदन सिंह ने स्थानीय डॉक्टर उमाकांत गुप्ता का अपहरण किया था और 5 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की थी। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए डॉक्टर उमाकांत गुप्ता को छुड़वा लिया। उसी के बाद पुलिस ने बदन सिंह की तलाश शुरू कर दी। बदन सिंह तभी से फरार चल रहा था। तो वहीं उत्तरकाशी में आपदा का निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा कि सरकार देवस्थानम बोर्ड में संशोधन के पक्ष में है। इसके लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित की जा रही है। ये कमेटी सभी से चर्चा के बाद संस्तुति देगी। इसी के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। सीएम ने कहा कि तीर्थ पुरोहित लगातार देवस्थानम बोर्ड को लेकर उनसे बात भी कर रहे हैं। बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों और हक हुक्मरानियों में संशय बना हुआ है। सीएम ने यह भी कहा कि सरकार का उद्देश्य मंदिरों और धामों में बेहतर व्यवस्थाएं देना है, न कि अधिकार जमाना। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अजीत कंबोज देहरादून से लाइव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देवस्थानम बोर्ड को लेकर के लगातार संघर्ष पुरोहितों का जारी रहा और वैसे में सीएम धामी का बयान कि एक बार फिर से हम संशोधन पर विचार कर सकते हैं। बिल्कुल पूजा, उत्तराखंड में चारधाम देवस्थानम बोर्ड की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के एक बयान ने अब दोबारा से राजनीतिक गहमा गहमी बढ़ा दी है। एक तरफ जो पूर्व मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत, वो लगातार पहाड़ का दौरा कर रहे हैं और देवस्थानम बोर्ड के सारे जो भी नियम कानून है वो किस तरह से उनके पक्ष में है इसकी जानकारी संशोधन की जरूरत होती है तो वो अपनी संस्तुति जारी करेगी। तो अब देखना यही होगा कि एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपनी बात फायदे किनारे रहे हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संशोधन की बात कर दी है। तो कुल मिलाकर जो लगभग 1.5 माह का ये आंदोलन है जो यथावत जारी है चारों धामों पर, उनकी क्या स्थिति होगी? हालांकि जो पंडित पुरोहित, सबसे बड़ी बात अजीत यहाँ पर यह है कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री धामी पुरोहितों के प्रकोप से, आक्रोश से, उनके आंदोलन से बच जाए, लेकिन क्या ये नहीं लगता यहाँ से पार्टी के अंदर अंतरकलह की शुरुआत हो जाएगी? बिल्कुल आपने ठीक कहा पूजा, जिस तरह से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात की जाए या उनके जनता के साथ जो उन्होंने एक बात कही थी कि देवस्थानम को जो भी बनाया गया था वो बेहद फायदे के लिए बनाया गया था और किसी तरह उससे एक ये मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि सरकार जो जो व्यवस्थाएं होती जो अवस्थापना विकास होता है चारों धूमों को, अमूलचूल जो व्यवस्थाएं होती जो अवस्थापना विकास होता है चारों धूमों को, उनको और विकसित करने का काम करेगी। लेकिन हकूकधारी या जो भी पंडित पुरोहित है उनका साफ तौर पर कहना है कि ये एक तरह से उनके ऊपर थोपा जा रहा है चारधाम देवस्थानम बोर्ड और उनके जो भी हक है उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। अब नवनियुक्त जो पुष्कर सिंह धामी है मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, उन्होंने साफ कर दिया है कि उच्च स्तरीय कमेटी इसकी पूरी समीक्षा करेगी, सभी लोगों से, सभी पक्षों से बातचीत करेगी और जो फिर उसकी संस्तुति होगी उसके बाद जो अमूलचूल जो भी इसमें बदलाव किए जाने होंगे वो किए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर अब देखना यही होगा कि पार्टी संगठन के भीतर इसका कितना असर होगा, क्योंकि एक पूर्व मुख्यमंत्री है, एक वर्तमान मुख्यमंत्री है, दोनों ही बड़े कद के नेता है और दोनों ही बातों का वजन होता है। तो देखना यही होगा कि संगठन में इसका कितना बदलाव या कितना फर्क पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि उत्तराखंड के चमोली से लगे चीन सीमा क्षेत्र बाड़ाहोती क्षेत्र में चीनी सैनिकों की गतिविधियां
घटना देखी गई है। स्थानीय लोगों के हवाले से बताया जा रहा है कि बाड़ाहोती क्षेत्र में 40 से ज्यादा सैनिक पहुंचे थे, जबकि घोड़े में सवार कुछ सैनिक होतीगाड़ तक पहुंचे थे। कुछ देर वो वहां पर रुके। तो वहीं चीन के सैनिकों की गतिविधियों की खबर लगते ही प्रदेश सरकार ने अपनी खुफिया एजेंसियों को चौकस कर दिया। सीमा क्षेत्र में पड़ोसी देश की गतिविधियों को देखते हुए खुफिया तंत्र सक्रिय हो गया। भारत की ओर से चीन सीमा क्षेत्र में सड़कों का विस्तारीकरण युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, जबकि मौसम साफ होने के दौरान चीन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए लगातार हवाई निरीक्षण भी किया जा रहा है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सुरेंद्र सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से आपके पास? एजेंसियां कितनी सतर्क हो गई हैं? पूजा, क्योंकि सामरिक दृष्टिकोण से भारत चीन सीमा से लगा जो क्षेत्र है वो रिमखिम बॉर्डर और जो बाड़ाहोती क्षेत्र है वो बहुत ही संवेदनशील है। और पिछले कई बार इस तरह की जो सूचनाएं आई कि वहाँ पे चीनी सैनिकों की हलचल होती है। और जिला प्रशासन की तरफ से सबसे बड़ा जो रहता है, जिला प्रशासन इस मामले पे कभी भी किसी तरह के बयान देने से हमेशा ही अपने को दूर रखता है। और सेंट्रल मिनिस्ट्री की तरफ से जब तक बयान नहीं आता और तब तक इससे कोई भी पुष्ट जानकारी देने को जिला प्रशासन कभी भी तैयार नहीं रहता है, जिसको लेकर स्थानीय जो रिपोर्टर्स हैं या स्थानीय जो एजेंसियां, उनको ये क्लियर नहीं हो पाता है कि किसके जरिए, किसके मार्फत ये पुष्ट किया जाए। वहीं स्थानीय जो चरवाहे होते हैं, जो भेड़ पालक होते हैं, उनका हमेशा ही इस क्षेत्र में आना जाना रहता है, तो उनके द्वारा ही स्थानीय प्रशासन को और प्रदेश सरकार तक ये सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं कि यहाँ पे चीनी सैनिकों की हलचल हुई। एक बार फिर से जो ये सूचना आई है कि घोड़े से होतीगाड़ तक ये लोग पहुंचे थे, तो यहाँ पे जो पुराने लोग हैं उनका कहना है कि ये आम हलचल है, क्योंकि इसमें ज्यादा कहा जा रहा है कि पहले भी इस तरीके की मूवमेंट्स देखने को मिलती रही हैं। बिल्कुल पूजा, क्योंकि ये यही चीजें जो वहाँ पे भेड़ पालक हैं, जो चरवाहे होते हैं और जो पुराने लोग हैं जो काफी पहले उन जगहों पे जाते थे, उनका कहना है कि ये आम हलचल होती है और इस तरह की चीजें आम है उस जगह के लिए। होतीगाड़ में जो चीनी सैनिक आते हैं उनकी आम बात है, लेकिन कहीं भी पैनिक सिचुएशन नहीं अभी यहाँ पे है और ये सामान्य बात, उनका सामान्य गतिविधियों में आता है ये चीजें। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। सुरेंद्र, अपना बहुत ख्याल रखिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू मुस्लिम पर एक बार फिर से बयान दिया है। मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुस्तान में 1930 से योजनाबद्ध तरीके से मुस्लिमों की संख्या बढ़ाने की कोशिश की गई थी। इसके पीछे ऐसा विचार था कि जनसंख्या बढ़ाकर देश को पाकिस्तान बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत में बंगाल, असम और सिंध को पाकिस्तान बनाने की योजना थी, लेकिन ये योजना पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो सकी और देश का विभाजन होकर पाकिस्तान बन गया। संशोधित नागरिकता कानून यानी कि सीएए और राष्ट्रीय नागरिक पंजी को लेकर के मोहन भागवत ने कहा कि इसका हिंदू मुसलमान विभाजन से कोई लेना देना नहीं है। 1930 से योजनाबद्ध रीति से और मुसलमानों की संख्या बढ़ाने के प्रयास हुए। उसका कारण जैसा बताया गया अभी कि कोई संतरास था इसलिए इधर आके यहाँ संख्या बढ़े, ऐसा था, ऐसा नहीं। इकोनॉमिक कोई आवश्यकता थी, ऐसा नहीं। एक योजनाबद्ध ऐसा विचार था कि जनसंख्या बढ़ाएंगे, अपना प्रभुत्व, अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे और फिर इस देश को पाकिस्तान बनाएंगे। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।